नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलेन विश्वकर्मा। तो आज हम लोग जो है आर्थिक भूगोल में शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4 और इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। पूरे विश्व में जितनी भी वनस्पति पाई जाती है हर एक जो है महाद्वीप के अनुसार और देश के अनुसार मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, नए हो तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट देखिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारा जो है अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है आपका चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ। साथ ही मैंने पूरा जो है थाट का जो है मैराथन क्लास डाल रखा है। इसके साथ ही सिद्धांत जो है पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। 10 यूनिट का ज्योग्राफी का एक भी सिद्धांत मैं छोड़ा नहीं हूँ, वो भी आपका एग्जाम अब्यूज है। और इसके साथ मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फ्री में सारी चीज़ें दे रहा हूँ तो आप लोग इतना कीजिए। और मैं पूरा माइंड मैपिंग के तहत दे रहा हूँ। जाके आप एक बार पेड क्लास से मेरा क्लास एक बार जाके आप मैच कराना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या दे रहा हूँ। एग्जाम में व्यूज है, मैं PYQ पूरा चैप्टर पढ़ाने की बात कराऊंगा। ये मैं लेकर आऊँगा, वो भी माइंड मैपिंग के तहत रहेगा। तो PYQ बहुत सारे देखो टीचर कराते हैं, मैं इसलिए नहीं कराता हूँ। PYQ जो है ना जहर का काम करता है अगर आप अपना चैप्टर सिलेबस नहीं कवर किए हो। PYQ के भरोसे आप पूरा एग्जाम करेक्ट नहीं कर सकते। पहले किताबें पढ़ लो, जो आपका सिलेबस में दे रखा है, जो एग्जाम देने जा रहे हो तो उसका पहले आप सिलेबस पढ़ लो, तब उसके अनुसार सिलेबस कवर हो जाए तब PYQ लगाओगे। तो हाँ लगेगा कि इस सेक्शन से PYQ दिया है, ये बात समझ लो। इसीलिए मैं पहले चैप्टर वाइज, कोई भी अच्छा जो टीचर होगा वो पहले चैप्टर वाइज कराएगा पूरा, तब PYQ कराता। अब तो ये धड़ल्ले से हड़कंप मच गया, यूट्यूब पर PYQ कर लो एग्जाम निकल जाएगा। अपना अपना प्रोसेस है, मैं तो इसी तरीके से बता रहा हूँ जो रूल है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो 2025 का ये डाटा है, या FAR के तहत है और एक ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स का ये डाटा है ऑथेंटिक। इसमें विश्व का कुल वन क्षेत्र अगर देखोगे आप लोग तो कुल जो क्षेत्रफल है वन का, ये जो है तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर पूरे पृथ्वी पर हमारे क्या है कुल क्षेत्रफल पर वन है हमारा। इसके साथ ही स्थल भाग का प्रतिशत में देखोगे, पूरे स्थल भाग का 31% कवर करता है वन। ठीक है, पूरे स्थल भाग का अगर स्थल भाग मान लो 100% है तो उसका 31% क्या है वन है। क्लियर, 31%। ये आप लोग ध्यान दीजिए। प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें पूरे विश्व में पूछा जाता है, तो पूरे विश्व को ले लो प्रति व्यक्ति तो वन कितना पड़ता है 0.52 हेक्टेयर। क्लियर हो गया यहाँ तक आपका। अब आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय, बोरियल, शीत, शीतोष्ण, उपोष्ण जलवायु के आधार पर वनों का हम लोग अब वितरण देखेंगे। जलवायु के आधार पर उष्ण कटिबंधीय जो है ट्रॉपिकल सबसे ज्यादा आता है 45%, उसके बाद से बोरियल आता है 27%, शीतोष्ण आता है 16%, उपोष्ण जो आता है सब ट्रॉपिकल 11% वन आते हैं। तो देखो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा विस्तार इसका अमेजन और कांगो बेसिन में देखने को मिलता है। इसके साथ ही बोरियल जो है टैगा जिसे कहा जाता है रूस और कनाडा में, ये दो महाद्वीपों में देखने को मिल रहा है। इसके बाद शीतोष्ण जो है मध्य अक्षांश में देखने को मिलता है। उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, ये भी अक्षांश के अनुसार ही देखने को मिलता है। वनों की दृष्टि में देखोगे तो टॉप जो विश्व के देश आते हैं इसमें रूस 20% के साथ ब्राजील 12%, कनाडा जो है 9%, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 8%, चीन जो है 5%। ये टॉप 5 कंट्री है जो कितना वन रखते हैं 54% वन पूरे विश्व का रखते हैं। 54% वन पूरे विश्व का रखते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से विश्व में वन क्षेत्र महाद्वीप और देश के अनुसार देखें तो देख लो आप लोग यहाँ पर महाद्वीप और देश के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे यूरोप, जैसे आपको पहले ही बताया हूँ, यूरोप महाद्वीप जिसमें रूस का टाइगा वन ऐड होता है, तो ये महाद्वीप के अनुसार 25% जो है कौन रखता है यूरोप। दक्षिणी अमेरिका जो है 21%, अमेजन वर्षा वन इसमें इंक्लूड होता है। मध्य या उत्तरी मध्य अमेरिका देखो ये जो है महाद्वीप ये रखता है 19%। अफ्रीका जो है कांगो बेसिन जिसमें ऐड होता है ये आता है आपका 16%। एशिया जो रखता है 15%, और ओशनिया जो रखता है 4%। विश्व का महाद्वीप ये है टॉप 5। आप देख लो टॉप 6 जो है इसमें इनका वनों का परसेंटेज के हिसाब से ये और हुई क्रम है। क्लियर। अब देखो शीर्ष देश जो देख लेता है 10 देश जो है मिलियन हेक्टेयर में वन रखते हैं। अभी ऊपर मैं जो बताया हूँ परसेंटेज में था, अब मिलियन हेक्टेयर में देख लो। इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर रूस रोल कर रहा है, रूस के पास बहुत वन है। यहाँ पर 815 हेक्टेयर
यहाँ पर आपका मिलियन में वन है। ब्राज़ील में 497 मिलियन हेक्टेयर है। कनाडा में आपका जो है 347 मिलियन हेक्टेयर है और अमेरिका में 310 मिलियन, चीन में है 220 मिलियन हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में 134 मिलियन हेक्टेयर, कांगो में आपका 126 मिलियन हेक्टेयर और साथ ही यहाँ पर देखो हुए इंडोनेशिया में आपका है 92 मिलियन हेक्टेयर वन और पेरू और जो है भारत बहत्तर मिलियन हेक्टेयर के साथ 9वें पर है, लेकिन 9वां 10वां यहाँ लिखा गया, ये दोनों पर बहत्तर मिलियन हेक्टेयर के साथ पेरू और भारत आते हैं 9वां 10वां पर। ठीक है, एक ही है, थोड़ा सा अंतर है इनमें, तो 9वां 10वां या 10वां 9वां पर इन दोनों का दिया जाए सेम है। तो हेक्टेयर के हिसाब से हमने देखा, परसेंटेज के हिसाब से देश का देखा वन, फिर से महाद्वीप के अनुसार देखा किस महाद्वीप में कितने वन पाए जाते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वन आवरण घनत्व देख लेते हैं, कहाँ पर कितना घनत्व है, डेंस कितना है। अभी तो हमने देखा है कि परसेंटेज में उस एरिया में कितना वन है महाद्वीप और देश का अनुसार हेक्टेयर। अब हम देख लेते हैं कि कितना डेंस फॉरेस्ट कवर डेंसिटी कितना कितना एक एरिया में कितना घनत्व है। जैसे एग्जांपल से देखो, मान लो ये एरिया है, तो इस एरिया में कितने हैं वन है, ये हमने दे दिया, भाग तो हमारा परसेंटेज निकल आया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एक मान लो एक देश का एरिया है पूरा और इसमें एक एरिया मान लो 1 किलोमीटर में कितने वन है ना। तो डेंस अब देखेंगे घनत्व, जैसे जनसंख्या का हम लोग देखते हैं, तो यहाँ वन आवरण घनत्व में देखो अवरोहीकरण यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर भूमि के अनुसार भी ताप जो देश है दे रखा है। ठीक है, यह घनत्व के अनुसार है। अब यहाँ पर घनत्व के अनुसार देखो डाटा चेंज हो जाएगा। सबसे डेंस जहाँ वन है, ठीक है, जो है अभी ऊपर हमने परसेंटेज के अनुसार उसमें दूरी भी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर डेंस बहुत ज़्यादा डेंस कौन वन है, किस महाद्वीप के किस देश के। तो यहाँ पर देखोगे दक्षिणी अमेरिका का जो यहाँ पर 49% के साथ पहला पर आता है, ये पहला पर आ गया। ठीक है, ये डेंस मतलब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर घनत्व है। मान लो एक एरिया है अमेजन, बहुत घने घने पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतने घने वन है ऊपर। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका में। इसके बाद से 46% यूरोप में। ठीक है, इसके बाद से मध्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका जिसे कहा जाता है 36%, अफ्रीका में 21% डेंस है, फिर से आपका 20% ओशिनिया में। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद से अगर नीचे देखो तो एशिया में हमारा कितना 19% है घनत्व वनों का। अब देश के अनुसार अगर हम लोग देख लें, महाद्वीप के अनुसार देख लिया 2025 के डाटा के अनुसार, तो इसमें देखा जाए तो देश के अनुसार शीर्ष जो टॉप 10 देश आते हैं भूमि के अनुसार, डेंस देखा जाए वनों का, सूरीनाम में बहुत ज्यादा है यहाँ पर भूमि के अनुसार देखा जाए डेंस 97.4% डेंस है, मतलब खाली वन ही वन यहाँ पर भरे हुए हैं। फिर से गुयाना या गयाना का दूसरा स्थान 93.6% डेंस है, माइक्रोनेशिया में 92% डेंस है, गैबन में 91.3%, मतलब यहाँ पर जितना लैंड भूमि है उसका यहाँ पर देखो सूरीनाम में 97% डेंस है, मतलब कवर कर रखा है क्या वन, इतने ज्यादा यहाँ पर डेंस है। तो यहाँ पर माइक्रोनेशिया देखा 92, गैबन 91.3, फिर से सोलोमन द्वीप जो है 90.1% घनत्व यहाँ पर है, फिर से पलाऊ का जो 88% घनत्व है, फिर से इक्वेटोरियल गिनी का जो 87% घनत्व, फिनलैंड का 77.7, स्वीडन का 68 पॉइंट आपका जो है 7% घनत्व है। और साथ ही अपने भारत के यहाँ पर इंक्लूड करोगे तो भारत पीछे रह जाता है, हेक्टेयर में भारत 9वां 10वां स्थान पर आता है, ऊपर ही बता दिया। भारत के संदर्भ में जो वन और वृक्षार देखोगे तो ये भारत 2025 का डाटा कौन यहाँ पर बहुत पीछे है 24.6%। ठीक है ना, तो बहुत पीछे भारत है। क्षेत्रफल के अनुसार हेक्टेयर में देखा जाए तो 9वां स्थान पर है। ठीक है, निकालेंगे, लेकिन डेंस के मामले में भारत बहुत पीछे है इन देशों की तुलना में। जापान हम यहाँ बता देते हैं, स्वीडन के पास जापान आता है 68.4% रखता है, ये डेंस के मामले में। हमने ऊपर ही आपको बताया है कि ये हम जो बता रहे हैं डाटा, ये एरिया में कितना घनत्व है उसके अनुसार हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम लोग का जितना भी वनों से संबंधित टॉपिक आता है मैं इस वीडियो में कवर आपका कर दूंगा। क्लियर। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन शुरू करते हैं। अब हमने अभी देश वाइज देखा कि विश्व में कितना वितरण है ये जाना, देश में कितना वितरण परसेंटेज में जाना, हेक्टेयर में जाना विश्व और देश में, फिर से घनत्व के अनुसार जाना कि किस देश में कितना घनत्व और महाद्वीप में कितना। अब हम आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पर, और इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है, इसको जानते हैं। अब इसमें क्या जानना है हम लोगों को, किस प्रकार की वनें पाई जाती हैं, किस अक्षांश के बीच में पाया जाता है,
तापमान कितनी होती है, वर्षा कितना होता है, ये चीज़ें पॉइंटली है, ये इसकी विशेषता है, इसी को हम जानते चलेंगे। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है, इंग्लिश में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, इसकी जलवायु जो होती है उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, भारी वर्षा, बहुत ज़्यादा आर्द्रता, हमेशा बादल छाए रहते हैं यहाँ पर, लगभग 200 से ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है सेंटीमीटर में। पूरे वर्ष यहाँ पर सालों साल यहाँ पर वर्षा होती है। किस अक्षांश के बीच में पाया जाता है? तो ये अमूमन देखा जाएगा तो 10 से नॉर्थ, अब फिर से 10 से साउथ में इसका विस्तार देखने को आपको मिलता है। यहाँ पर आप लोग मैप में भी देख सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर नोट कराना चाहूँगा, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी आप किताब खोल के पढ़ाई करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मैपिंग बहुत कम होती है, वनों का आकार नहीं देखने को मिलता है, टेम्परेचर जैसे यहाँ पर मैं सिंबल में दिखा रहा हूँ ये नहीं देखने को मिलता। आप पढ़ेंगे तो बोरियत फील होता है। मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ इसमें मेहनत बहुत लगा है, तो हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि जब मेहनत लगा फ्री मिल रहा है तो बस एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, आप लोग का पढ़ने का मन है, मुझे मेहनत करना चाहिए और लड़कों को, मिडिल क्लास को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऐसी कंटेंट बनाना चाहिए। तो आते हैं हम अपने पॉइंट पर। विषुवत रेखा 10 से साउथ, 10 से नॉर्थ, इसका 0 से 10 नॉर्थ 10 साउथ विस्तार है, ये हमने जाना। अब इसका जो है आगे विशेषता और जान लेते हैं, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वन में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में वनस्पति जो पाई जाती है और जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं वो किस प्रकार की होती है, तो इससे यहाँ पर कठोर लकड़ी, चौड़ी पट्टी देखने को मिलेगा, सदा हरित रहता है, हमेशा देखोगे वृक्षों पर पत्ते देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल स्वरूप आपका अमेजन, अमेजन फॉरेस्ट में चौड़ी चौड़ी पत्तियां, धूप के जो आप प्रकाश है आपके जमीन पर नहीं आ पाते हैं। यहाँ पर बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसी कारण क्योंकि उनके अनुकूल ये वातावरण है। सारे मौसम बरसात देखने को मिलता है, तड़तड़ाहट के साथ 4 बजे हमेशा वर्षा होती है इसी एरिया में। क्लियर? अब इसके साथ ही यहाँ पर वृक्ष जो देखने को मिलते हैं, एबोनी होता है, फिर से लॉगवुड होता है, रोजवुड होता है, महोगनी होता है, रबड़ होता है, पारानट होता है, तेलिया ताड़ होता है। साथ ही आप अगर आगे देखोगे इसमें से बांस के भी आते हैं, बांस के भी पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में। अब हम उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन देखेंगे। ठीक है, पर्णपाती जो अपना जो है ये देखोगे अक्सर तो ये अपने भारत के एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पत्ते गिर जाते हैं एक समय पर। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चौड़े पत्ती के पर्णपाती वन कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे, आएंगे हम लोग जिस सागौन पढ़ेंगे ये सारे आएंगे, तो पहले हम लोग इसकी विशेषता देख लेते हैं किस प्रकार की वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय चौड़े पत्ती के पर्णपाती वन में, जिसे हम मानसूनी फॉरेस्ट भी कहते हैं, मानसूनी भारत का जो है इसी के नाम से प्रचलित है। तो वर्षा के प्रकार में 150 से भी वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। अर्धपर्णपाती जो वन पाए जाते हैं यहाँ पर, ये इसकी विशेषता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ ही इसमें आप देखोगे आप यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलता है, 150 से भी वर्षा जो होती है अर्धपर्णपाती वन में होती है। जो बिखरे हुए वन पार्कलैंड होते हैं, जिसे बिखरे हुए वन पार्कलैंड कहते हैं, वहां पर जो वर्षा होती है वो होती है आपका 50 से 150 से भी वार्षिक वर्षा होती है। जैसे दूर दूर थोड़ा जो है, देखिए यहाँ पर वृक्ष दूर दूर हैं, बिखरे हुए हैं, वहां पर 50 से 150 से भी वार्षिक वर्षा होती है, उसे हम कहते हैं बिखरे हुए वन पार्कलैंड। याद रखिएगा, ये पूछा था बिखरे हुए वन पार्कलैंड कहाँ पाए जाते हैं, तो मानसूनी वन में पाए जाते हैं। वर्षा कितनी होती है? 50 से 150 सेमी के बीच में होती है। ठीक है, और वहीं अर्धपर्णपाती वन के लिए वर्षा कितनी होती है बताया, 150 सेमी से वार्षिक वर्षा इसकी होती है। ठीक है, क्षेत्र हमारा देख लो तो पूर्वी भारत हमारा आता है, जिसमें आप देखोगे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, उड़ीसा कुछ एरिया आते हैं, म्यांमार आता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे आते हैं यहाँ पर। ठीक है, वियतनाम आता है, थाईलैंड आता है ना, ये क्लियर होगा। फिर से साथ ही देखोगे अफ्रीका आता है, ब्राजील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ये क्षेत्र है मानसूनी जो है वन में आते हैं। क्लियर? प्रधान किस्में देखोगे इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सागौन पाया जाता है, आपके यहाँ बरगद देखे होगा, आपके मंदिर के किनारे कहीं होगा, साल, शीशम के पेड़, ये सब पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, आप देखोगे बसंत ऋतु में आम, महुआ, जामुन, नीम, मैग्रोवन, बंगाल का जानते हो विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोवन, सुंदरवन डेल्टा, हल्दू पाया जाता है, प्लास पाया जाता है, सेमल पाया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में इसी एरिया में, शुष्क जो हमारे रेगिस्तानी एरिया है जैसे कि
थार का मौसम बबूल, इमली, कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। अब तो देखो राजस्थान में अनार भी उगाए जा रहे हैं, तो ये कटीले जो फल होते हैं उगाए जाते हैं। तो ये हमारे हो गया मानसूनी वन। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर भूमध्य सागरीय एवं सदापर्णी झाड़ियाँ जो होती है इसको देख लेते हैं। ये कहाँ-कहाँ पाए जाती है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो देखो पहले देख ले क्षेत्र क्या है। तो ये देखो ऑलरेडी भूमध्य सागर जो है, मेडिटेरेनियन जो सी है, वहाँ पर देखोगे पाए उसके जो एरिया, तटीय एरिया वहाँ पर पाए जाते हैं। इटली जो देश है इस सब के किनारे पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया जो अपना है यूएसए में, वहाँ पर मैक्सिको में पाया जाता है। मध्य चिली और दक्षिणी अमेरिका जो है यहाँ पर ये पाया जाता है इस एरिया में। मैप के अनुसार देख लो, आपको डाउट नहीं रहेगा। दक्षिणी जो अफ्रीका है यहाँ पर पाया जाता है आपका, है ना, देश। फिर से देखोगे दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के इस किनारे पर आपको देखने को मिलता है भूमध्य सागरीय सदापर्णी झाड़ियाँ जो होती हैं ये देखने को मिलती हैं। अब इसकी विशेषता क्या है। अब ये मरुदभिद है, सूखा प्रतिरोधी होता है, ये याद रखिएगा। सदापर्णी होता है, वर्ष भर हरी भरी रहती है। इसकी जो सारी जो पत्तियां होती है वर्ष भर, इसे सदापर्णी मतलब ये वर्ष भर हरी भरी रहती हैं। इसके साथ ही इसका प्रमुख उदाहरण देख लो आप लोग, जैसे कि एग्जाम्पल में देखोगे चैपरल कैलिफोर्निया में झाड़ियाँ जो होती हैं, माकी जो भूमध्य सागरीय बेसिन में जैतून जो वृक्ष पाया जाता है, ये फिर से कार को जो है ओक पाया जाता है। ये इस एरिया के ये वृक्ष है और झाड़ियाँ हैं। ये एग्जाम्पल एरिया देख लो, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। किस किस से चैपरल कहाँ पर कहा जाता है कैलिफोर्निया में, माकी कहाँ कहा जाता है भूमध्य सागरीय बेसिन में। बाकी और जो डिटेल इसका है, कुछ अगर पॉइंट छूटेंगे तो मैं आपको जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे इसको अभी मैं लिख रहा था, बहुत डिटेल में लिखा हूँ, ठीक है। बशर्ते ये तो बहुत अच्छा है कंटेंट, आप एग्जाम अभी तो इतना ही याद करते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। अभी आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वनों से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। आर्थिक भूगोल में सारी चीज़ें पढ़ी जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती का पर्णपाती वन, इसे देख लेते हैं चौथा। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। अब इसमें देखोगे आप लोग विश्व वितरण में शीतोष्ण कटिबंधीय जो चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पूर्वी उत्तरी अमेरिका में ये एरिया हो गया आपका। साथ ही इसमें देखोगे पूर्वी उत्तरी अमेरिका में कनाडा का एरिया भी आ जाता है, थोड़ा सा नीचे वाला। फिर से उत्तरी यूरोप में देखोगे आपको पाया जाता है। फिर से चीन, जापान, मंचूरिया, दक्षिणी कोरिया में ये पाया जाता है जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के वन। हिमालय में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्लियर, ये विश्व वितरण हो गया इसका। प्रमुख इसकी जो दक्षिणी प्रजातियां जो है देख लिया जाए, न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, सेसनल चेंज होता रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन में सेसनल चेंज होता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। प्रमुख जो उत्तरी प्रजातियां, ये दक्षिणी प्रजातियां थी, ठीक है, ये क्या थी, दक्षिणी प्रजातियां थी हमारा। अब उत्तरी प्रजातियां देख लेते हैं। उत्तरी प्रजातियां हम देखेंगे हम लोग, ओक आता है, एल्म आता है, बीच आता है, एस आता है, हिकोरी आता है, चेस्टनट आता है, तून आता है। क्लियर, ये उत्तरी प्रजाति मतलब उत्तर में जो पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस पाया जाता है इस एरिया में, ठीक है। लेकिन उत्तरी में जो देखोगे, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, यूरोप, चीन, मंचूरिया, कोरिया में, हिमालय में, तो ये ओक, एल्म, बीच, एस, हिकोरी, चेस्टनट, तून ये पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। विशेषता क्या है, चौड़ी पत्ती है, पर्णपाती होते हैं, पतझड़ में पत्तियां गिरना होता है, ये आपको याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज आपको क्लियर कराया हूँ कि ऋतुगत परिवर्तन होता है, मतलब ये चौड़ी पत्ती की पर्णपाती वन है, ये इनका जो हरा भरा पत्ता रहता है, लेकिन एक बार ऋतु परिवर्तन होता है तो एक उनका पत्ता जरूर गिरता है, ठीक है। पर्णपाती लिखा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। जब लिखा रहे, जब आपको लिखा रहे सदापर्णी, तो ये आपको याद रखना है कि वर्ष भर हरी भरी रहती है। लेकिन ये लिखा रहा है पर्णपाती, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो एक सेशन में जरूर पत्ता अपनी गिरा देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं शीतोष्ण मिश्रित वन को देखते हैं। शीतोष्ण मिश्रित वन में देखा जाए तो हम लोग, ये आपका होगा चौड़ी पत्ती किस्में होती हैं इसमें, देख लीजिए। चौड़ी पत्ती जो आता है, एस्पेन आता है, एस्पेन आता है, एस आता है, बर्च आता है, बिलो आता है, एल्डर आता है, इस चौड़ी पत्तियां रखती हैं। शंकुधारी जो वन आते हैं शीतोष्ण मिश्रित वन में, स्प्रूस आता है, कैल आता है, ये शंकुधारी वन होते हैं।
अब इसकी विशेषता देख लीजिए, वनों के बारे में हमने देखा। मिश्रित वनस्पतियां चौड़ी पत्ती और शंकुधारी के साथ होती है, इसलिए इसे मिश्रित कहते हैं। मतलब यहाँ पर चौड़ी पत्तियां भी देखने को इसमें मिलेगी, यहाँ पर शंकुधारी भी देखने को मिलेगा। क्लियर। शीतल प्रदेश में ये पाया जाता है, इसीलिए शीतोष्ण मिश्रित वन इसे कहा जाता है। अब ये एरिया देख लीजिए आप लोग, तो ये देखेंगे ये पूरा आपका अलास्का, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में, साथ ही यूरोप महाद्वीप में देखने को ये पाया जाता है। थोड़ा बहुत आपको ये जो है जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में और न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है शीतोष्ण मिश्रित वन जो। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं शंकुधारी वन। ठीक है, शंकुधारी वन में हम देखेंगे, इसमें हमारा जो आएगा इसका विशेषता, ये ठंडी जलवायु में पाई जाती हैं। शंकु ये बीज धारण होती है, मतलब ये बीज से ही उगती है। ये इसके बाद से सदापर्णी सुई जैसी पत्तियां इसमें होती हैं, हमेशा इसे बनी रहेंगी, आप जाएंगे सालों साल ऐसे रहेंगी इस पर। देखो इसी बर्फ टंगी रहती है ऊपर, देखो ये बर्फ जैसा है ना टंगा है, ये सदापर्णी। फिर से इसमें देखोगे ये लार्च जो होता है अपवाद है। यहाँ पर लार्च एक ऐसी वनस्पति है, वृक्ष है जो अपना पत्ता गिरा देता है, एक अपवाद के रूप में याद रखिएगा। कौन ऐसा वन है शंकुधारी वन में जो अपना पत्ता गिरा देता है? वो लार्च वृक्ष है जो अपना पत्ता गिरा देता है एक सेशन में, ये अपवाद है। बाकी सब जो है सदापर्णी है, मतलब पत्ता नहीं गिराते हैं। वैसे वैसे इस पर बर्फ टंगी रहती है, आप जाकर हिमालय वाले क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो मिलेगा देखने को। साथ ही पारिस्थितिक तंत्र में देखोगे आप लोग तो यहाँ पर मृदाएं जो होती हैं उगाऊ होती हैं। यहाँ पर वृक्ष आपके जो शंकुधारी होते हैं, उत्पादक में देखो जो ट्रीज होते हैं शंकुधारी रूप में पाए जाते हैं, जब मृदा से कन्वर्ट होते हैं शंकुधारी रूप में यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि ये बर्फ वाला एरिया। शाकाहारी में हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। फिर से यहाँ पर भालू पाए जाते हैं जो मांसाहारी होते हैं। यहाँ पर और भी नाम अगर याद रखना चाहते हैं तो मैंने लिख दिया, बियर्स के अलावा भी। इसके साथ ही अगर इसके देखो जो ठंडे शीतोष्ण प्रदेशों के विस्तृत में प्रमुख जो किस्में पाई जाती हैं, ये होती हैं सीजर, सीजर पाया जाता है, स्यूज पाया जाता है, हेमलॉक पाया जाता है, लार्च पाया जाता है जो हमेशा पत्ती गिरा देता है, अपवाद है। फिर से फर पाया जाता है, फिर से पाइन पाया जाता है। ये वृक्ष हैं जो यहाँ पर प्रमुख किस्में हैं शंकुधारी की। आर्थिक इसका महत्व क्या? आर्थिक महत्व में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इमारती यहाँ पर लकड़ियां पाई जाती हैं, जहाँ काट के घर बनाए जाते हैं। अक्सर देखिएगा कनाडा, यूएसए, यूरोपियन का देश जो घर है वहाँ पर वो हमेशा लकड़ियों से इमारती कम खर्चीले होते हैं, और गर्मी जो है वो उतना नहीं देता जितना अपने यहाँ का ये देता है वित्तीय। ठीक है। तो यहाँ पर लकड़ियाँ ज़्यादा है तो लकड़ियों से लोग घर ज़्यादा बनाते हैं। कागज उद्योग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखोगे निर्माण होता है, कागजों में बहुत ज़्यादा योगदान किसका है? तो ये आप देखोगे कनाडा यूरोप का है, यूरोप महाद्वीप के देशों का। क्लियर। अब हमने यहाँ पर देख लिया है इसको टॉपिक को। अब आते हैं घास प्रदेश एवं मरुस्थल। हमने वनों को खत्म कर दिया, घास प्रदेश मरुस्थल में देखे जो इम्पोर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखोगे आप लोग उष्ण घास क्षेत्र, शीतोष्ण घास क्षेत्र और मरुस्थलीय घास क्षेत्र। तो देखो इसमें देखा जाए वेनेजुएला में उष्ण घास क्षेत्र को लानोज कहा जाता है, ब्राजील में कैम्पोज कहा जाता है, तमाना प्रदेश में देखोगे तो बाओबाब कहा जाता है। क्लियर। वहीं उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरी कहा जाता है जो शीतोष्ण प्रदेश के घास है। फिर से अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, और दक्षिणी जो यहाँ पर अफ्रीका यहाँ पर देखोगे आप लोग वेल्ड कहा जाता है। मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है, यहाँ पर देख लो लोकेशन भी। दक्षिणी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। अब इस एरिया में ज़्यादा जो है ये एरिया जो है वेनेजुएला का चाहे अर्जेंटीना का, ये पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पे भेड़ पालन, गाय पालन, भैंस पालन ये सारे किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर देखोगे अर्जेंटीना में मांस मंडी बहुत बड़ी है, यूएसए में प्रेरिक एरिया में। अब इस एरिया में गेहूं की उपज ज़्यादा होती है। क्लियर। साथ ही उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में देखोगे तो उत्तरी मध्यवर्ती में बफेलो, जिसे हम वहाँ पर ग्रामा कहते हैं। दक्षिणी उष्ण में इसे हम क्या कहते हैं? इसे मैस्कीट कहते हैं। क्लियर। जो छोटे छोटे आपके घास मैदान पड़ते हैं दक्षिणी उष्ण में मैस्कीट। उत्तरी मध्यवर्ती में इसे हम क्या कहते हैं? ये अमेरिका का मैदानी प्लेन है। ये अमेरिका के बारे में बात हो रहा है। उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में उत्तरी एरिया में जो पाई जाती हैं घासें उसे हम बफेलो ग्रामा कहते हैं, और जो दक्षिणी एरिया में पाई जाती है उत्तरी अमेरिका के ही विशाल मैदान में उसे मैस्कीट कहते हैं। नाम याद रखिएगा। क्लियर। मरुस्थली में देखा जाए तो तट के निकट जो अटकामा मरुस्थल है उसके तट के निकट देखोगे आप लोग, वहां पर मैस्कीट को हम लोग और सेज को देखते हैं। जैसे
उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में हमने दक्षिणी भाग में देखा मैस्किट पाया था, वैसे यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल में मैस्किट और सेज जो है घासें देखने को मिलती है। फिर से सोनोरा मरुस्थल में आप देखोगे, यहाँ पर इस एरिया में सोनोरा जो मरुस्थल है यहाँ पर कटीले जो है घास मिलते हैं। फिर से आपको साथ ही मिलेंगे मासल घास और गुद्देदार पौधे होते हैं। ये सोनोरा मरुस्थल में पाया जाता है। ये आपका हो गया घास के मैदान जो है अलग अलग ऋतुओं के अनुसार, जैसे हमने देखा है यहाँ पर जो घास के मैदान उष्ण घास क्षेत्र, शीतोष्ण घास क्षेत्र, याद रखिएगा मरुस्थली जो है घास थे, जो डिजर्ट में थोड़ा बहुत घास पाई जाती है। उष्ण में किस प्रकार के पाए जाते हैं याद रखिएगा, ये मिलान द कालम में पूछा गया बहुत बार। वेनेजुएला में किस प्रकार की, ब्राजील में उष्ण क्षेत्र में किस प्रकार की घासें हैं, सवाना में क्या नाम से जाना जाता है, शीतोष्ण घास के मैदानों का नाम क्या, मैप के अनुसार आपको दिखा दिया है, बाकायदा आप डायग्राम बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब विश्व के जो वन क्षेत्र है उसका अगर संशोधित विवरण देखा जाए लेटेस्ट डाटा के अनुसार, जैसे कि मैं ऊपर ही आपको बताया हूँ, एक बार यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा, तो देखोगे कुछ कुल आप देखोगे देश के अनुसार परसेंटेज में, जैसे ऊपर ही बताया हूँ कि आप कुल वन क्षेत्र 20% रूस के पास, फिर से 12% ब्राजील के पास, कनाडा के पास, फिर से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के पास। ये रूस जो शीर्ष पर है, जारे और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो रूस यहाँ पर शीर्ष पर है, ये आपको ध्यान रखना है। रूस, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऊपर भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर वनों का ये सीक्वेंस याद रखिएगा आप लोग। वनों का संकंदरण में आप देख लो, जैसे कि ऊपर ही बताया हूँ, अगर देखा जाए देश अनुसार जो आप देखोगे तो रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन, ये 54% वन रखते हैं। ये 54% आपको ऊपर ही बताया हूँ, पूरे विश्व का 54% ये जो टॉप 5 कंट्री रखते हैं। अन्य जो है आपका जो आप रखते हैं 46%, ठीक है, अन्य पूरे देश मिला के। 2/3 भाग जो 10 देशों के पास है। अब देखो ये कौन है, इसमें देख लो आप लोग, तो 10 देश हैं, शीर्ष 5 और प्लस DRC, तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू और भारत जोड़ दोगे जब इस 5 में, इस पांचों में ये DRC जो है ये जोड़ दोगे। DRC को ना कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है वो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू, भारत, साथ ही रूस, ब्राजील, आपका कनाडा, अमेरिका और चीन जोड़ दोगे कि ये 2/3 भाग रखते हैं वन का, मतलब ये 67% भाग रखते हैं, ठीक है। 10 देश मिलके 67% वन रखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। 5 देश मिलके 54% रखते हैं, क्लियर, यही है। अब निर्वनीकरण में देखोगे, अगर यहाँ पर फिर से 1% में, तो जैसे ऊपर ही बताया सूरीनाम, गुयाना, माइक्रोनेशिया, ये आपके हो गए, ये 1% में ऊपर ही आपको बताया हूँ, आप लोग वहां से भी करेक्ट देख सकते हो, सही डाटा है, ये भी सही है। इस निर्वनीकरण क्षेत्र में और हानिया में, कुल हानि क्षेत्र का देखो सबसे ज्यादा हानि कहाँ हो रहा है, तो ब्राजील में, उसके बाद कांगो में, फिर से इंडोनेशिया में, मतलब सबसे ज्यादा वने कहाँ काटी जा रही है, तो ब्राजील में, ठीक है, उसके बाद से कांगो में और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा हानियां हो रही है। ह्रास दर में देखोगे, रेट ऑफ लॉस हुआ है नाइजीरिया में, ऐतिहासिक रूप से उच्च दर में ह्रास हुआ है वनों का, प्राचीन से चला है। तो वर्तमान में तो ब्राजील, कांगो, इंडोनेशिया कटाई ज्यादा हुई है ना। ये देखो 2017 का विशिष्ट आंकड़ा देखो, उष्णकटिबंधीय वनावरण का हानि सबसे ज्यादा हुआ है 2017 के अनुसार, ब्राजील, कांगो और इंडोनेशिया, जैसे आपको बताया हूँ। प्राचीन के हिसाब से देखो तो नाइजीरिया का अभी तक प्राचीन के अनुसार चलते आ रहा है ह्रास दर, क्लियर। अब यहाँ पर देख लो वन प्रकार और विनाश में, तीव्र विनाश किस प्रकार के वनों हो रहा है, तो उष्णकटिबंधीय वन का जो तीव्र विनाश कृषि विस्तार पशुपालन के कारण हो रहा है। जो उष्णकटिबंधीय जैसे ब्राजील के वन है, इसे काटा क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर कृषि विस्तार किया जा रहा है, पशुपालन किया जा रहा है। शीतोष्णकटिबंधीय वन का कम तीव्र विनाश हुआ है क्योंकि इस पर रोक लग गई है। यहाँ पर कागज निर्माण के लिए उपयोग और घर बनाने के लिए किया जा रहा था, तो इस पर रोक लग गया, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो है फॉरेस्ट से संबंधित सारे टॉपिक कवर होते हैं। खनिज अगले सेशन में शुरू करेंगे, देखो ये बकायदा ये भी लिखा हूँ। नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।